अस्सलाम वालेकुम। हमने लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया हुआ था और अभी तक हमने उसकी दो टाइप्स काइलोमाइक्रोन और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का मैकेनिज़्म डिस्कस किया है। तो आज हम उसकी तीसरी टाइप लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का मैकेनिज़्म डिस्कस करने जा रहे हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बेसिकली सिंथेसाइज होती है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, और जब हमने वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का मैकेनिज़्म डिस्कस किया है तो उसमें हमने एंड में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस करा ली थी। तो आज के टॉपिक में हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। इसकी सिंथेसिस मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसकी सिंथेसिस जो है वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से होती है और वो हमने वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के टॉपिक में डिस्कस कर ली है। तो हम उससे आगे चलते हैं कि एक बार हमारे पास लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन सिंथेसाइज हो गई तो उसके बाद क्या क्या होता है। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात ज़रूरी है कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में एक कंपैरिजन हम कर लें कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है इसके अंदर क्या फ़र्क है। जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है उससे हमने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बनाते हुए क्या क्या चेंजेस की थी। तो पहली चेंज ये होती है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल ज़्यादा होते हैं, जबकि जो एंड में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बचती है उसके अंदर ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स कम होते हैं। सो जब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर जो मौजूद ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनकी बार बार ब्रेक डाउन होती है और उनकी क्वांटिटी उनकी कंसंट्रेशन कम होती जाती है, तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बच जाते हैं। तो पहली इनके अंदर क्या डिफरेंस है, पहला कि जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं इनके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं ये चूँकि ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेक डाउन के बाद बनते हैं इसलिए इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो इसके मुकाबले में कम रह जाते हैं। दूसरा कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल एस्टर्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन एंड में जब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है तो उसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ने इसको कोलेस्ट्राइल एस्टर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए थे। तो इसकी सिंथेसिस का कंसेप्ट होना ज़रूरी है, फिर ही आपको ये कंपैरिजन समझ आएगा। इसकी सिंथेसिस वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स में डिस्कस कर चुके हैं, आप पहले वो देख लें उसके बाद ये स्टार्ट करें तो ये इजी रहेगा। कि जो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं इसमें कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल एस्टर्स इसकी कंसंट्रेशन कम थी, लेकिन जब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ने कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल एस्टर्स जो हैं वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के जो इंटरमीडिएट थे इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन उनको प्रोवाइड किए तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स बना था। सो इट मीन्स इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल एस्टर्स जो हैं वो इससे ज़्यादा होंगे क्योंकि ये इनकी एडिशन के बाद ये बनते हैं। जब इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हैं तो इसका साइज़ भी ज़्यादा होता है, और इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स कम है तो इसका साइज़ भी कम होता है। जब इसका साइज़ ज़्यादा है तो इसकी डेंसिटी कम होती है, और इसका साइज़ कम है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये उनके दरमियान में चार डिफरेंसेस हमने डिस्कस किए हैं। पहला क्या है कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। अब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स की कुछ ब्रेक डाउन के बाद प्रोड्यूस होते हैं। सो इट मीन्स इनके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन होगी वो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के मुकाबले में कम होगी। दूसरा ये कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल एस्टर्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्राइल एस्टर्स की एडिशन के बाद प्रोड्यूस होती हैं। सो इनके अंदर इन दोनों चीज़ों की कंसंट्रेशन वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर चूँकि ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए उनका साइज़ भी ज़्यादा होगा, और जब उनका साइज़ ज़्यादा है तो उनकी डेंसिटी कम होगी।
अब इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स की कंसंट्रेशन चूंकि कम है, इसलिए उनका साइज़ भी कम होगा, और जब उनका साइज़ कम होगा तो उनकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो ये कंपैरिजन था वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो है ये कोलेस्ट्रॉल रिच होती है, कि इसके अंदर ट्राइग्लिसराइड्स तो कम है लेकिन कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर ज़्यादा हैं। एक्चुअली जो प्लाज्मा के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसका 70% लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। सो अब इसका मेटाबॉलिज्म हम प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि उन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस क्या हैं, उनका कंपैरिजन किया, और ये बात डिस्कस की कि प्लाज्मा के अंदर जितना कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है उसका 70% लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के अंदर होता है। अब चूंकि हमने सिंथेसिस डिस्कस करनी नहीं, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक बार सिंथेसाइज हो चुका है, तो सिंथेसाइज होने के बाद इसका नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म में क्या क्या होता है तो हम आज वो डिस्कस करेंगे। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल रिच हैं, तो इनका प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये प्रोवाइड करते हैं कोलेस्ट्रॉल टू द पेरिफेरल टिश्यू, कि जो पेरिफेरल टिश्यूज़ हैं उनको ये कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज दे आर कोलेस्ट्रॉल रिच, प्रोवाइड कोलेस्ट्रॉल टू पेरिफेरल टिश्यूज़, ये उनका प्रॉपर फंक्शन है। अब इस फंक्शन को अचीव करना है तो हम इस फंक्शन को अपने जहन में रख के इसका सारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे कि इसके मेटाबॉलिज्म में हमने फाइनली क्या करना है कि पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है। तो ये जो इसका फंक्शन है ये कैसे अचीव करता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो अब हम उसका मैकेनिज्म स्टार्ट करने लगे हैं। ये जिस मैकेनिज्म के थ्रू, जिस प्रोसेस के थ्रू कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करता है पेरिफेरल टिश्यूज़ को, उसको हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये वो मैकेनिज्म है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स अपना कोलेस्ट्रॉल पेरिफेरल टिश्यूज़ को प्रोवाइड करता है। सो अब हमने इस रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म डिस्कस करना है कि ये किस तरह प्रोवाइड करता है। तो सपोज ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये उसका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और ये इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, और उन दोनों के दरमियान में ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो होता क्या है कि पेरिफेरल टिश्यूज़ की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर LDL के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। क्या होता है? LDL के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। एक रिसेप्टर ये हो गया, एक रिसेप्टर ये हो गया, एक रिसेप्टर ये हो गया, इसी तरह एक रिसेप्टर ये हो गया, एक रिसेप्टर ये हो गया। तो इसी तरह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पेरिफेरल टिश्यूज़ की, उस पर LDL के रिसेप्टर जो हैं वो एक क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होते हैं। अब ये जो रिसेप्टर हैं ये नेगेटिवली चार्ज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स के होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं LDL के, ये क्या होते हैं? दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और इनका जो साइटोसोलिक पोर्शन है, साइटोसोल ये है ना इंटीरियर ऑफ द सेल, तो साइटोसोलिक पोर्शन ये वाला होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को जो फेस कर रहा है वो वाला पोर्शन ये वाला होगा। तो इनका जो साइटोसोलिक पोर्शन है उसको एक प्रोटीन ने कोट किया हुआ होता है,
द साइटोसोलिक पोर्शन इज कोटेड विद अ प्रोटीन। उस प्रोटीन को हम क्या नाम देते हैं? उस प्रोटीन को हम कहते हैं क्लैथरिन। ये प्रोटीन का नाम क्या है? क्लैथरिन। कि इन रिसेप्टर्स का जो साइटोसोलिक पोर्शन होता है उनको एक प्रोटीन ने कोट किया हुआ होता है, एक ग्रीन प्रोटीन, इसका नाम क्या है? क्लैथरिन। तो ये उनके रिसेप्टर्स का कंसेप्ट समझ आ गया कि जो एलडीएल है ये रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में क्या करती है कि जो पेरिफेरल टिश्यूज़ की मेम्ब्रेन है उस पर एलडीएल के बहुत सारे रिसेप्टर्स जो कि नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं वो क्लस्टर की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और उनका जो साइटोसोलिक पोर्शन है उनको एक प्रोटीन ने कोट किया हुआ होता है जिसका नाम क्या है? क्लैथरिन। इस क्लैथरिन का फंक्शन क्या है कि ये जो इसके एलडीएल रिसेप्टर्स हैं इनको ये होल्ड करके रखती है, इनको स्टेबलाइज करके रखती है। तो अब एलडीएल ने जब पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है तो वो कैसे करेगी कि सपोज ये एक एलडीएल है, ये एक एलडीएल है, और एलडीएल पर कौन सी एपोप्रोटीन होती है? ये हमने वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के मैकेनिज्म एंड में डिस्कस किया था कि इस पर सिर्फ एक एपोप्रोटीन बचती है। उस एपोप्रोटीन का नाम क्या है? उस एपोप्रोटीन का नाम है एपो B100। ये ग्रीन वाली ये कौन सी है? ये एपो B100। अब ये जो एलडीएल के रिसेप्टर्स हैं ये जो हैं ये B100 को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये वाले जो हैं एलडीएल के रिसेप्टर्स ये रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स हैं B100 के। तो ये B100 प्रोटीन जो है ये उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब एलडीएल पर मौजूद चूंकि B100 है इसीलिए ये वाले रिसेप्टर्स इस एलडीएल को रिकॉग्नाइज करते हैं, और एज अ रिजल्ट ये जो एपो B100 वाला एलडीएल है ये आकर इसके साथ बाइंड करता है, इन रिसेप्टर्स के साथ। ये क्या करता है? इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। तो पहली चीज क्या होती है कि जब कभी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स ने पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है तो उस पर चूंकि एपो B100 मौजूद है और सेल मेम्ब्रेन पर जो रिसेप्टर मौजूद हैं एलडीएल के क्लैथरिन कोटेड, वो एपो B100 को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसीलिए वो एलडीएल जो है वो इन रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड कर जाता है। एक बार जब उसके साथ बाइंड कर जाता है तो फिर ये एलडीएल और ये रिसेप्टर का जो कम्प्लेक्स है, एलडीएल और ये जो रिसेप्टर है ये पूरे का पूरा एक कम्प्लेक्स बन गया ना। अब एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स, तो ये एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ये एंडोसाइटोस हो जाता है। सिर्फ एलडीएल जो है उसकी एंडोसाइटोसिस नहीं होती बल्कि जिस रिसेप्टर के साथ वो बाइंड किया हुआ था वो रिसेप्टर भी एंडोसाइटोस हो जाता है। सो अब ये हमारे पास एंडोसाइटोस हो गया। एंडोसाइटोसिस जब होती है तो वो वेसिकल्स की फॉर्म में होती है। तो ये एक वेसिकल है और उसके अंदर क्या है? ये एलडीएल मौजूद है, ये रेड वाला ये एलडीएल मौजूद है, और ये ब्लू वाले उसके साथ क्या हैं? जो रिसेप्टर थे। तो एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ये एज इट इज जो है ये एंडोसाइटोस हो जाता है, और ये जो वेसिकल है इसके अराउंड क्लैथरीन भी मौजूद होती है, इसके अराउंड क्लैथरीन भी मौजूद होती है। तो ये दूसरी चेंज आई कि जब एलडीएल जो है रिसेप्टर पर बाइंड करता है और एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनता है तो ये एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ये एज इट इज एंडोसाइटोस हो जाता है, और एंडोसाइटोसिस वेसिकल्स की फॉर्म में होती है। तो ये एक ब्लैक वाला एक वेसिकल है, उस वेसिकल के अंदर रिसेप्टर एलडीएल कम्प्लेक्स है
ये LDL और ये रिसेप्टर, तो ये LDL रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ये एंडोसाइटोज हो गया, और इस वेजिकल के अराउंड जो है वो क्लैथरीन भी मौजूद होती है। अब एक बार जब इसकी एंडोसाइटोसिस हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पहली चीज आती है कि ये जो क्लैथरीन थी ये क्लैथरीन रिमूव हो जाती है। ये क्लैथरीन क्या है, ये क्लैथरीन फिर रिमूव हो जाती है। पहली चीज क्या आती है कि ये क्लैथरीन रिमूव हो जाती है। क्लैथरीन जब रिमूव हो जाती है तो ये वाला वेजिकल जो है ये सेल के अंदर मौजूद दूसरे वेजिकल के साथ फ्यूज करता है। तो ये वेजिकल था, तो ये एक और वेजिकल जो है उसके साथ ये फ्यूज करता है और फ्यूज करके एक लार्जर वेजिकल बनाता है। तो कैसे बनेगा कि ये एक वेजिकल है, इसने दूसरे वेजिकल के साथ फ्यूज किया, ये एक दूसरा वेजिकल आ गया उसके साथ फ्यूज किया, और ये उसके अंदर LDL रिसेप्टर कम्प्लेक्स मौजूद है। LDL रिसेप्टर कम्प्लेक्स मौजूद है। सो अंदर आने के बाद, सेल के अंदर आने के बाद इसके साथ दो चेंजेस आई। सबसे पहले कि उस कम्प्लेक्स के अराउंड जो क्लैथरीन थी वो क्लैथरीन जो है वो रिमूव हो जाती है। क्लैथरीन की रिमूवल के बाद ये वाला वेजिकल जो है ये सेल के अंदर मौजूद दूसरे वेजिकल्स के साथ फ्यूज करता है, और जब उनके साथ फ्यूज करता है तो एक लार्जर वेजिकल बनता है। उस लार्जर वेजिकल को हम नाम देते हैं एंडोसोम। इस लार्जर वेजिकल को हम क्या नाम देते हैं, एंडोसोम। तो अब तक हमने क्या डिस्कस किया, हमारे पास एंडोसोम बन चुका है। अब तक क्या बन चुका है, एंडोसोम। जब एंडोसोम बन जाता है तो उसके बाद क्या चेंजेस आती हैं कि एंडोसोम के अंदर एक एंजाइम है एंडोसोमल एटीपेज। एंडोसोमल एटीपेज उसके प्रोटॉन पंप एक्टिविटी की वजह से इस एंडोसोम की जो पीएच है वो कम होती है। इसके एंडोसोम के अंदर जो पाया जाता है एंडोसोमल एटीपेज, उस एंडोसोमल एटीपेज के प्रोटॉन पंपिंग की वजह से इसकी जो एंडोसोम की पीएच है, इसकी पीएच वो कम हो जाती है। और जब पीएच कम होती है तो ये LDL और रिसेप्टर का जो कम्प्लेक्स था ये सेपरेट हो जाता है। LDL अलग हो जाता है और रिसेप्टर जो है वो अलग हो जाते हैं। सो अब क्या होगा कि ये वेजिकल था, ये फ्यूज्ड वेजिकल साथ वाला, ये LDL अलग हो गया और ये जो रिसेप्टर्स थे ये अलग हो गए। ये जो LDL है ये उससे अलग होने के बाद इसी वेजिकल के ल्यूमन में रहता है, जबकि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर्स अलग होने के बाद जो नया वेजिकल आया था जिसके साथ इस वेजिकल ने फ्यूज किया है ये रिसेप्टर्स उसके अंदर चले जाते हैं। एंडोसोम था ये सारा, तो ये रिसेप्टर अलग होने के बाद एंडोसोम की एक तरफ चले जाते हैं, जबकि जो LDL है वो उसी के अंदर रहता है। तो ये वेजिकल जो मेन वेजिकल था उसके अंदर LDL रहा, जबकि जो रिसेप्टर्स हैं वो एंडोसोम की एक तरफ चलेगा, जो नया वेजिकल आया है उसके अंदर। ये रिसेप्टर्स अब यहाँ आ गए। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू यहाँ तक कि होता क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन है पेरिफेरल टिश्यूज़ की, वहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स यानी LDL के रिसेप्टर्स जो हैं वो बहुत सारी तादाद में मौजूद होते हैं, और उनका जो साइटोसोलिक पोर्शन है उसको एक प्रोटीन ने कोट किया होता है, उस प्रोटीन का नाम है क्लैथरिन। तो जब कभी LDL ने पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रोल प्रोवाइड करना है तो LDL पर मौजूद ApoB100 बेसिकली वो इन्वॉल्व है। वो कैसे इन्वॉल्व है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं दीज आर B100 रिकॉग्नाइजिंग रिसेप्टर्स, कि ApoB100 को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब LDL पर भी चूंकि B100 मौजूद है इसलिए ये रिसेप्टर्स इस ApoB100 वाले LDL को रिकॉग्नाइज करते हैं। एज अ रिजल्ट ये LDL जो है ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और LDL रिसेप्टर कम्प्लेक्स बन जाता है। फिर होता क्या है कि ये LDL रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ये एंडोसाइटोज हो जाता है।
बाद औक़ात तो हम देखते हैं कि जो चीज़ आकर बाइंड करती है रिसेप्टर के साथ सिर्फ वो एंडोसाइटोज होती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है कि जिस रिसेप्टर के साथ आकर लाइगेंड यानी एलडीएल बाइंड कर रहा है वो रिसेप्टर भी साथ में एंडोसाइटोज हो गया। तो ये एंडोसाइटोसिस हो गई इसकी। चूँकि एंडोसाइटोसिस वेसिकल की फॉर्म में होती है तो ये एक लार्ज वेसिकल है जिसके अंदर एलडीएल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स मौजूद हो गया। अब ये सेल के अंदर आ गया, लेकिन होता क्या है कि इस वेसिकल के अराउंड क्लैथरीन भी मौजूद होती है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या चेंज आती है कि सबसे पहले ये क्लैथरीन जो है ये रिमूव होती है। क्लैथरीन के रिमूवल के बाद ये वेसिकल जो है सेल के अंदर मौजूद दूसरे वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ करके एक लार्जर वेसिकल बनाता है जिसको हम एंडोसोम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है एंडोसोम की फॉर्मेशन के बाद कि एंडोसोम के अंदर जो एंडोसोमल एटीपेज है उसके प्रोटॉन पंप एक्टिविटी की वजह से इसकी पीएच जो है वो डाउन हो जाती है, पीएच कम हो जाती है। सो जब इसकी पीएच कम होती है तो ये एलडीएल रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो है ये ब्रेक होता है और एलडीएल अलग हो जाता है, रिसेप्टर्स अलग हो जाते हैं। जो मेन वेसिकल था एलडीएल उसके ल्यूमन में रहता है, जबकि जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ से रिसेप्टर जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं एंडोसोम की, यानी जो नया वेसिकल आया था उसकी फॉर्म में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्टर्स रीसाइकल हो जाते हैं। रिसेप्टर को क्या होता है, ये रिसेप्टर रीसाइकल हो जाते हैं और दोबारा जाकर सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये फिक्स हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। जबकि ये जो एलडीएल अब अंदर आ चुका है ये एलडीएल ट्रांसफर हो जाता है टू लाइसोसोम्स। ये एलडीएल कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, लाइसोसोम्स को, कि लाइसोसोम्स को ये एलडीएल दे देते हैं। ये वेसिकल जो है ये लाइसोसोम्स को एलडीएल देगा और जो ये रिसेप्टर है ये रिसेप्टर दोबारा रीसाइकल होके सेल मेम्ब्रेन के अंदर फिट हो जाएंगे। सो रिसेप्टर्स डिग्रेड नहीं हुए, उनका सिर्फ फंक्शन ये था कि उन्होंने बाइंड करके उसको अंदर पहुंचाया और फिर दोबारा जाके मेम्ब्रेन के अंदर लग गए। सो अब फाइनल इन सारे प्रोसेसेस के नतीजे में हुआ क्या कि जो हमारा एलडीएल था इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द लाइसोसोम। सो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो अब हम आगे चलते हैं कि ये एक बार ये लाइसोसोम्स के अंदर ट्रांसफर्ड हो गया तो उसके बाद इसके अंदर क्या चीज़ आती है। तो ये हमारे पास एलडीएल था जो कि अब सेल के अंदर आ चुका है और सेल के अंदर आने के बाद जो जो चेंजेस आती हैं वो हमने डिस्कस की। और ये हमारे पास है एक लाइसोसोम। ये क्या है, लाइसोसोम। तो ये एलडीएल जो है इट इज ट्रांसफर टू लाइसोसोम्स। अब ये लाइसोसोम्स के अंदर आ गया, लाइसोसोम्स के साथ इसने फ्यूज कर लिया। अब हमें पता है कि लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेजेस, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसा कि हाइड्रोलेजेस। तो उनमें से जो एसिड हाइड्रोलेज हैं, कौन से, एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज, वो एसिड हाइड्रोलेज क्या करते हैं कि वो एसिड हाइड्रोलेज इस पर एक्ट करते हैं एलडीएल पर, उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, उसकी ब्रेक डाउन कराते हैं। जब ये एसिड हाइड्रोलेजेस एलडीएल पर एक्ट करके उसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं एलडीएल के वो सेपरेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एपोप्रोटीन थी तो एपोप्रोटीन भी सेपरेट हो जाएगी, कोलेस्ट्रोल था तो कोलेस्ट्रोल भी सेपरेट हो जाएंगे, जो ट्राइसाइलग्लिसरोल्स थे वो भी सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स और फॉस्फोलिपिड्स जो थे वो भी सारे के सारे अलहदा हो जाएंगे। तो एसिड हाइड्रोलेजेस के एक्शन के बाद एलडीएल के कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन एसिड हाइड्रोलेजेस सिर्फ यहाँ अपना काम नहीं ख़त्म करते, बल्कि वो जो इसके कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं उन पर भी एक्ट करके उनकी फर्दर ब्रेक डाउन कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एपोप्रोटीन की बात करें कि वो इसका एक कंपोनेंट था तो एपोप्रोटीन पर भी एक्ट करके उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करा देंगे।
क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनी होती है। इसी तरह जो ट्राई एसाइल ग्लिसरोल्स थे उन टैग पर एक्ट करके फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करा देंगे, फैटी एसिड्स के अंदर। इसी तरह जो कोलेस्ट्रोल था, बेसिकली जो इसका फंक्शन है सेल को कोलेस्ट्रोल प्रोवाइड करना, तो वो कोलेस्ट्रोल भी अलहदा हो जाएगा। और इसी तरह जो फॉस्फोलिपिड्स थे वो भी अलहदा हो गए। और ये जो सारे के सारे सब्सटेंसेस अलहदा हुए हैं, सेल इनको यूज़ कर लेता है। तो ये उसका जो फंक्शन था कि इसने पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है, ये फंक्शन अब उसने अचीव कर लिया है। अचीव किस मैकेनिज्म के थ्रू किया है? उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। कि रिसेप्टर की हेल्प के थ्रू हमने इसको एंडोसाइटोज करना है। तो वो रिसेप्टर कौन से होते हैं कि मेम्ब्रेन पर मौजूद हैं, LDL रिसेप्टर्स which are negatively charged glycoproteins clustered in pits on the cell membrane. The cytosolic portion of the receptors is coated with a protein called clathrin which stabilizes the pit, जो उनको स्टेबलाइज करते हैं। नेक्स्ट टाइम में होता क्या कि आफ्टर बाइंडिंग वो बाइंड क्यों करता है? क्योंकि वो जो रिसेप्टर हैं LDL के, वो ApoB100 को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसके साथ बाइंड कर सकते हैं। LDL पर भी चूंकि यही प्रोटीन है तो वो उनके साथ बाइंड करते हैं, और बाइंड होने के बाद रिसेप्टर और LDL का कम्प्लेक्स अंदर एंडोसाइटोज हो जाता है। एंडोसाइटोज होने के बाद सबसे पहले क्लैथरीन रिमूव होता है अराउंड, उसके अराउंड जो था। उसके बाद वो वेजिकल दूसरे वेजिकल के साथ फ्यूज़ करके एक लार्जर वेजिकल बनाता है जिसको हम एंडोसोम कहते हैं। एंडोसोम जब बन जाता है तो उसके अंदर जो एंडोसोमल एटीपेज है उसके प्रोटॉन पंप एक्टिविटी की वजह से एंडोसोम की pH कम होती है, और जब एंडोसोम की pH कम होती है तो LDL रिसेप्टर कम्प्लेक्स ब्रेक होता है, जिसकी वजह से LDL अलग हो जाता है और रिसेप्टर्स अलग हो जाते हैं। LDL मेन वेजिकल के अंदर रहता है, जबकि जो रिसेप्टर हैं वो जो नया वेजिकल आया था उसमें चले जाते हैं एंडोसोम के। तो उसके बाद होता क्या है कि LDL जो है उसको वो लाइसोसोम के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है और रिसेप्टर रिसाइकल होकर दोबारा मेम्ब्रेन के अंदर लग जाते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर आने के बाद इस पर जो एसिड हाइड्रोलेजेस हैं वो एक्ट करते हैं और इसके कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। एपोप्रोटीन, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स। एपोप्रोटीन पे फर्दर एक्ट करके अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कराते हैं, ट्राइग्लिसराइड पे फर्दर एक्ट करके फैटी एसिड्स पे कन्वर्ट कराते हैं। और ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स थे इनको अब सेल यूटिलाइज कर लेता है। तो यहाँ हम दो क्लिनिकल कंडीशंस डिस्कस करते हैं जो इससे रिलेटेड हैं, लाइसोसोम से। एक ग्रुप ऑफ डिजीजेस है जिसको हम कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। तो आज हमने दो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। पहली है वोलमैन डिजीज। कौन सी है? वोलमैन डिजीज। इस वोलमैन डिजीज में क्या होता है कि लाइसोसोम्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करने की एबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं उनकी हाइड्रोलिसिस ना होने के सबब वो लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, अकोम्युलेट हो जाते हैं, और इसी वजह से उसको कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस के कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स चूँकि उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो पा रही इसीलिए वो लाइसोसोम्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और कंडीशन को क्या कहते हैं? लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। सो वो एक स्पेसिफिक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस की एबिलिटी लाइसोसोम्स में नहीं होती, उस स्पेसिफिक डिजीज़ को हम कहते हैं वोलमैन डिजीज़। उस स्पेसिफिक डिजीज़ को क्या कहते हैं? वोलमैन डिजीज़। एक और डिजीज़ है नेमन-पिक डिजीज़। नेमन-पिक डिजीज़ टाइप सी। नेमन-पिक डिजीज़ टाइप सी के अंदर क्या होता है? हमने कहा था ना कि जो हमारे पास LDL है ये कोलेस्ट्रॉल रिच होता है और ये ट्रांसफ़र हो जाता है लाइसोसोम्स के अंदर। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो इस पर इसकी ब्रेक डाउन तो कर लेते हैं, लेकिन जो फ्री कोलेस्ट्रॉल LDL से रिलीज़ होता है, डायग्राम ड्रा कर देता हूँ कि ये LDL था, सपोज ये LDL है, इस पर एसिड हाइड्रोलेजेस ने एक्ट किया
और यहाँ से वो सारे कंपोनेंट्स अलहदा कर दिए, जिनमें से एक फ्री कोलेस्ट्रॉल भी है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो एलडीएल से अलहदा तो हो जाता है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये लाइसोसोम से बाहर सेल के अंदर नहीं आ सकता, साइटोसोल में नहीं आ सकता। तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो लाइसोसोम्स के अंदर अकोमुलेट हो जाता है, और इसलिए इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। लेकिन वो स्पेसिफिक डिजीज, वो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है वो लाइसोसोम्स से बाहर साइटोसोल के अंदर नहीं जा सकता, उस डिजीज़ को हम कहते हैं नेमन-पिक डिजीज़ टाइप सी। तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ क्या हैं, दो हमने आज डिस्कस करनी है कि वोल्मैन डिजीज़, इसमें लाइसोसोम्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स को हाइड्रोलाइज करने की एबिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स हैं वो लाइसोसोम्स के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं और रिजल्ट इन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। सेकंड क्या है कि नेमन-पिक डिजीज़ टाइप सी, इसमें क्या होता है कि लाइसोसोम जो हैं वो एलडीएल पर एक्ट करके उसके कंपोनेंट्स अलहदा कर लेते हैं, जिनमें एक फ्री कोलेस्ट्रॉल भी है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये लाइसोसोम से साइटोसोल के अंदर मूव नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये कोलेस्ट्रॉल जो है ये इस लाइसोसोम्स के अंदर अकोमुलेट हो जाता है, विच रिजल्ट्स इन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है कि जो एलडीएल का फंक्शन है कि उसने पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है, तो वो हमने देख लिया कि वो कैसे कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करते हैं, और फिर उससे रिलेटेड अगर कोई डिफेक्ट हों, क्लिनिकल कंडीशन, तो वो भी हमने डिस्कस कर ली। अब हम आगे चलते हैं कि एक बार सेल के अंदर जब वो कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो कोलेस्ट्रॉल का जो होम्योस्टेसिस है, सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल पहले से मौजूद है उस पर क्या क्या असरात करता है, उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके। ये एक सेल है, अब यहाँ जो है कोलेस्ट्रॉल आ चुका है, कोलेस्ट्रॉल जो है सेल के अंदर आ चुका है। ये कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ से आ सकता है, ये काइलोमाइक्रोन रेमनेंट से आ सकता है, काइलोमाइक्रोन के जो रेमनेंट्स है, क्योंकि उनके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल है, अगरचे उनसे कोलेस्ट्रॉल थोड़ा आएगा लेकिन आ तो सकता है। और आइडियल इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनसे जो कोलेस्ट्रॉल आएगा वो काइलोमाइक्रोन रेमनेंट से कुछ ज़्यादा होगा। इसी तरह लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इनसे जो कोलेस्ट्रॉल आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। तो अब इन तीनों सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल जो है सेल के अंदर आ चुका है, इसका लेवल सेल के अंदर इंक्रीज़ हो चुका है, इन तीनों सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल आ चुका है। अब इसने सेल के अंदर जो पहले से कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, कोलेस्ट्रॉल का जो एक मैकेनिज्म चल रहा है, उसको जो एक होम्योस्टेसिस है, उसको ये किस तरह अफेक्ट करेगा, तो उसको समझने के लिए मैं यहाँ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के स्टेप्स लिखता हूँ कि जब हमने कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस देखी थी तो उसमें हमने क्या कहा था कि एसिटाइल को ए, इससे हमारे पास क्या बनता है, एसीटो एसिटाइल को ए। ये कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में हम डिटेल से देख चुके हैं, यहाँ बस एक सिर्फ रिलेट करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद क्या बनता है, HMG को ए, उसके बाद मेवालोनेट, फिर फाइनली स्टेप्स होते रहते हैं और एंड में कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। ये बाकी स्टेप मैंने क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। जो चीज़ हमने यहाँ डिस्कस करनी है वो इन्हीं स्टेप्स के अंदर आ जाती है। इसमें से ये जो स्टेप है HMG को ए, जब मेवालोनेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ एक एंजाइम है HMG को ए रिडक्टेज, HMG को ए रिडक्टेज। जब हमने कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की रेगुलेशन डिस्कस की थी तब हमने कहा था कि HMG को ए से जब मेवालोनेट बनता है, सो दिस इज द रेट लिमिटिंग स्टेप एंड इट इज़ द कंट्रोल पॉइंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अगर आप कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को छेड़ना चाहते हैं तो आप इसको ज़रा अल्टर कर दें तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस अल्टर हो जाएगी। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम है इसकी सिंथेसिस में हम इसकी रेगुलेशन हमने 4 तरीके से देखी थी। वो कौन कौन से तरीके थे, पहला था एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कि जीन की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करके इसकी सिंथेसिस को कंट्रोल किया जाए। दूसरा ये कि सेल्फ डिग्रेडेशन, कि ये एंजाइम खुद ब खुद अगर डिग्रेड हो जाए तो सिंथेसिस इनहिबिट हो जाती है। तीसरी हार्मोनल, और चौथी कौन सी थी, फॉस्फोराइलेटेड और डीफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन
एंड डीफॉस्फोराइलेशन। तो ये 4 तरीकों से इसकी रेगुलेशन हमने डिस्कस की थी। जब हमने एक्सप्रेशन ऑफ जीन डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको ये बताया था कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल सेल के अंदर ज़्यादा हो जाए तो इट मीन्स हमने अब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना है। तो वो जीन जिसने आगे HMG CoA रिडक्टेज की फॉर्मेशन करानी है उसकी एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाती है। इस केस में जब काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स IDL और LDL से कोलेस्ट्रॉल आ गया है सेल के अंदर, तो ये क्या करेगा कि ये जो जीन HMG CoA रिडक्टेज को एक्सप्रेस कर रही थी उसकी एक्सप्रेशन को ये इनहिबिट कर देगा। जब वो जीन की एक्सप्रेशन इनहिबिट होगी तो HMG CoA रिडक्टेज की फॉर्मेशन नहीं होगी, और जब HMG CoA रिडक्टेज की फॉर्मेशन नहीं होगी मेवलोनेट नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। जब इन सोर्सेज से काइलोमाइक्रोन रेमनेंट IDL और LDL से जब इन सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर आता है तो सेल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही होती है ये उस सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। तो उसकी सिंथेसिस को इनहिबिट करने का पहला तरीका क्या है कि वो जीन जिसने HMG CoA रिडक्टेज को एक्सप्रेस करना है तो उसकी एक्सप्रेशन को ये इनहिबिट कर देता है। दूसरा क्या है कि सेल्फ डिग्रेडेशन, कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है तो एंजाइम खुद ब खुद डिग्रेड कर जाता है। अब चूंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है इन सोर्सेज की वजह से तो ये एंजाइम की सेल्फ डिग्रेडेशन को ये हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सेलरेट कर देगा। तो ये जो हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है ये एंजाइम की सेल्फ डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट कर देता है, जिसकी वजह से ये एंजाइम जो है वो बहुत जल्दी डिग्रेड कर जाता है और फिर आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होती। अभी तक डिस्कशन का क्या हमने नतीजा निकाला कि काइलोमाइक्रोन रेमनेंट्स IDL और LDL इन सब सोर्सेज से जब कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर आता है तो सेल के अंदर आने के बावजूद ये कोलेस्ट्रॉल पहले से मौजूद जो कोलेस्ट्रॉल का एक मेटाबॉलिज्म एक होमियोस्टेसिस चल रहा है उस पर क्या इफेक्ट डालता है। तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ यही एक पॉइंट है, HMG CoA रिडक्टेज। इसकी रेगुलेशन 4 तरीके से हो रही थी। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल इस केस में ज़्यादा हुआ तो वो जीन जिसने HMG CoA रिडक्टेज को एक्सप्रेस करना है उसकी एक्सप्रेशन को ये इनहिबिट कर देगा। जब एक्सप्रेशन इनहिबिट हुई तो ये एंजाइम नहीं होगा जिसकी वजह से आगे कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, पहला। दूसरा ये कि उस एंजाइम की सेल्फ डिग्रेडेशन को एक्सेलरेट करेगा जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी डिग्रेड कर जाएगा और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। एक तो ये था कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ तो बॉडी के अंदर जो सेल के अंदर डी नोवो सिंथेसिस हो रही है उस डी नोवो सिंथेसिस को ये स्टॉप कर देगा। दूसरा क्या है, दूसरी चीज ये क्या करता है सेल में आने के बाद कि जो LDL रिसेप्टर्स हैं, LDL रिसेप्टर्स, मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन, दीज आर नेगेटिवली चार्ज ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स हैं और इनके लिए भी फिर क्या होगा, कोई एक्सप्रेस करने वाली इनको जीन होगी, प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करने वाली कोई ना कोई जीन होती है। तो LDL रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करने वाली भी जीन होती है। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हुआ तो वो जीन जिसने LDL रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करना है तो ये उस जीन को भी इनहिबिट करा देता है, उसकी एक्सप्रेशन को भी इनहिबिट करा देगा, जिसकी वजह से मज़ीद LDL रिसेप्टर्स नहीं बनेंगे। और जब LDL रिसेप्टर मज़ीद नहीं बनेंगे तो फर्दर कोलेस्ट्रॉल की एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी एंट्री जो है वो रिसेप्टर पर डिपेंड करती है। जब रिसेप्टर ही नहीं बन रहे तो एंट्री ही नहीं होगी। इस कोलेस्ट्रॉल ने सेल के अंदर आने के बाद 2 चेंजेस करवाई। पहली तो ये कि जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस बॉडी के अंदर हो रही थी सेल के अंदर उसको इनहिबिट करा दिया। दूसरा ये कि LDL रिसेप्टर्स जो थे इनको जो जीन एक्सप्रेस कर रही है उस जीन को भी इनहिबिट करा दिया, जिसकी वजह से LDL रिसेप्टर्स अब नहीं बनेंगे। जब LDL रिसेप्टर नहीं बनेंगे तो कोलेस्ट्रॉल की फर्दर एंट्री भी नहीं होगी। तो ये दूसरी चेंज थी। तीसरा इसके साथ क्या होता है कि अगर ये जो कोलेस्ट्रॉल आया है इसकी फौरी बॉडी के अंदर ना कोई स्ट्रक्चरल ज़रूरत है ना कोई फंक्शनल ज़रूरत है, तो अब इसको स्टोर करना है। तो स्टोर ये कैसे होता है, ये स्टोर होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की फॉर्म में।
किस फॉर्म में? कोलेस्ट्राइल एस्टर्स की फॉर्म में। लेकिन इस कोलेस्ट्रोल को कोलेस्ट्राइल एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट कराने के लिए कोई फैटी एसिड ऐड करना पड़ेगा, फैटी एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो वो एंजाइम जो कि फैटी एसिड्स को कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच करवा के कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स बनाएगा, उस एंजाइम का नाम क्या है? एसाइल कोए, क्योंकि वो फैटी एसिड कंपोनेंट को ऐड करवा रहे हैं, एसाइल कंपोनेंट को। फैटी एसाइल या एसाइल सेम, कि वो एक एसाइल कंपोनेंट को यानी फैटी एसिड को कोलेस्ट्रॉल के अंदर अटैच करा के कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनवा रहा है। तो इस एंजाइम का नाम क्या होगा? एसाइल कोए कोलेस्ट्रॉल। ए से असाइल कोए, सी से कोलेस्ट्रॉल, असाइल ट्रांसफेरेज के इस एंजाइम का नाम क्या है? असाइल कोए। कि ये एक असाइल कोए कंपोनेंट को ट्रांसफर कर रहा है। किसको ट्रांसफर कर रहा है? कोलेस्ट्रॉल को ये ट्रांसफर कर रहा है। और कहाँ से ये लेता है? असाइल फैटी असाइल कोए से ये एक फैटी एसिड लेता है ना। ये हम पहले बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि फैटी एसिड्स एक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं फैट कोए के साथ कंबाइन करके, तो उनमें से कोए कंपोनेंट रिमूव होता है और असाइल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम है वो इस एक असाइल कंपोनेंट को कोलेस्ट्रॉल में ट्रांसफर कर देगा। इसलिए इस एंजाइम का नाम है असाइल कोए कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफेरेज। अब इसकी एक्टिविटी को भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल करता है। जब इस कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की फॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर की फॉर्मेशन कम होनी चाहिए, तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसकी एक्टिविटी को भी इसका लेवल कंट्रोल करता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल सेल के अंदर आने के बाद तीन चेंजेस करवाता है कि सेल के अंदर जो पहले कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो रही है उसको इनहिबिट करवा दिया। दूसरा ये कि जो अगर वो कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल ज़रूरत नहीं है फौरी, तो वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एक और है कि जो एलडीएल रिसेप्टर्स की जीन है उनकी एक्सप्रेशन को भी स्टॉप कर देता है ताकि फर्दर कोलेस्ट्रॉल की एंट्री ना हो सके। ये बात हमने डिस्कस कर ली। ये था कि कोलेस्ट्रॉल जो प्लाज्मा के अंदर है उसका एक ये पाथवे था कि वो पेरिफेरल टिश्यूज को इस पाथवे के थ्रू मिलता है। एक और पाथवे भी है, वो क्या है कि मैक्रोफेजेस जो हैं, मैक्रोफेजेस पर होते हैं कुछ स्कैवेंजर रिसेप्टर्स, वो भी इस एलडीएल को अपटेक कर लेते हैं। जिस तरह ये एलडीएल रिसेप्टर्स मौजूद हैं पेरिफेरल टिश्यूज पर जो कि एलडीएल को इसकी एंडोसाइटोसिस करवा लेते हैं, इसी तरह मैक्रोफेजेस पर भी कुछ स्कैवेंजर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि एलडीएल की जो है अपटेक कर लेते हैं। लेकिन वो नॉर्मल एलडीएल की अपटेक नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस चाहिए होती हैं। वो क्या केमिकल मॉडिफिकेशंस हैं कि जो एलडीएल है इसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। इसकी जो ऑक्सीडेशन है ये एक केमिकल मॉडिफिकेशन है जिसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन कौन करवाते हैं? ऑक्सीडेंट्स। तो जो ऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं वो इस एलडीएल की ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो एलडीएल है वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल में। अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो इस ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल को अपटेक कर सकते हैं, नॉर्मल एलडीएल को अपटेक नहीं कर सकते। वो कैसे अपटेक नहीं कर सकते, कैसे अपटेक करेंगे कि सपोज ये एक मैक्रोफेज है और मैक्रोफेज पर ये रिसेप्टर मौजूद हैं, इसको हम कहते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल कौन से? स्कैवेंजर रिसेप्टर क्लास ए। कौन से हैं? स्कैवेंजर रिसेप्टर क्लास ए। ये रिसेप्टर जो है स्कैवेंजर रिसेप्टर क्लास ए ये मैक्रोफेजेस पर मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं ये सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल यानी केमिकली मॉडिफाइड एलडीएल के साथ बाइंड करके उसकी एंडोसाइटोसिस करा सकते हैं। सो एलडीएल जो है ऑक्सीडेंट्स उसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल में। तो ये ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल जो है ये फिर इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और
सेल के अंदर आ जाता है, मैक्रोफेजेस के अंदर। यहाँ पर आकर उस LDL की ब्रेक डाउन होती है और LDL की ब्रेक डाउन के बाद उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स रिलीज होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इस मैक्रोफेजेस के अंदर अकोमुलेट हो जाते हैं और मैक्रोफेजेस कन्वर्ट हो जाते हैं फोम सेल्स के अंदर, फोम सेल्स के अंदर कि इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। पहले जो मैक्रोफेजेस थे अब वो कन्वर्ट हो गए फोम सेल्स के अंदर। तो हुए कैसे कि मैक्रोफेजेस पर कुछ मौजूद होते हैं स्कैवेंजर रिसेप्टर क्लास ए, जो कि ऑक्सीडाइज्ड LDL को अपटेक कर सकते हैं, लेकिन LDL की सबसे पहले ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। तो जो ऑक्सीडेंट्स हैं वो इसकी ऑक्सीडेशन करवा के उसको कन्वर्ट करा देंगे ऑक्सीडाइज्ड LDL में। ये ऑक्सीडाइज्ड LDL इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और अंदर आ जाएगा। यहाँ पर उसकी ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स रिलीज होंगे, वो कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स इस मैक्रोफेजेस के अंदर अकोमुलेट हो जाएंगे और वो मैक्रोफेज कन्वर्ट हो जाएगा फोम सेल्स में। ये जो फोम सेल्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक की फॉर्मेशन में। ये जो एथीरोस्क्लेरोसिस होती है तो एक प्लेक बनता है जो कि ब्लॉक करता है वेसल को। तो उस एथीरोस्क्लेरोटिक प्लेक की फॉर्मेशन में ये क्या किसमें एथीरोस्क्लेरोसिस प्लेक की फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। और जो एथीरोस्क्लेरोसिस है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज जो है, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्वॉल्व होता है वही LDLC है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ LDL, जिसमें हमने LDL और वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स का कंपैरिजन किया। इसकी सिंथेसिस चूँकि वेरी लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन से होती है, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में। फिर हमने कहा कि इसका प्राइमरी फंक्शन पेरिफेरल टिश्यूज़ को कोलेस्ट्रॉल प्रोवाइड करना है। तो ये कोलेस्ट्रॉल किस तरह प्रोवाइड कर दिया? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू। तो हमने सारा रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि ये कोलेस्ट्रॉल जब सेल के अंदर आता है तो ये आकर वहाँ पर पहले से मौजूद कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या क्या चेंजेस करवाता है, तो वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि इस पाथवे के अलावा एक और पाथवे भी है कि मैक्रोफेजेस इसको अपटेक कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस इसको किस तरह अपटेक करते हैं तो वो सारा मैकेनिज़्म भी डिस्कस किया। तो अभी तक 3 जो टाइप्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी जो लास्ट टाइप है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, उसका मेटाबॉलिज्म किस तरह होता है।